नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। पर्यावरण, जी हाँ, हमारे और पृथ्वी के अस्तित्व का आधार पर्यावरण कहा जाता है। जब भी पर्यावरण की बात आती है तो पर्यावरण संरक्षण एक बहुत ही जरूरी वाक्य बनकर हमारे सामने आता है। वैश्विक क्रांति की जरूरत महसूस होती है। आज हम बात करेंगे वैश्विक क्रांति पर्यावरण संरक्षण पर ही, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान विभाग बरेली कॉलेज बरेली डॉक्टर श्रीमती आशा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आशा सिंह आपका हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, पर्यावरण के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो दो चार चीजों पर आकर ही बात सिमट कर रह जाती है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी बड़ी चुनौती आज के मानव के सामने आज के युग में बनी हुई है जिसका हमें एक निश्चित समाधान निकालना ही होगा। पर्यावरण को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं जिनको पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है वो हैं क्या। आखिरकार पर्यावरण की परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्या बताएंगी आप? जी देखिए, पर्यावरण जो शब्द है वो अपने आप में बहुत ही व्यापक है जी। इसका जो अर्थ है परि प्लस आवरण, यानी कि हमारे चारों तरफ जो चीजें हमें घेरे हुए हैं, जो हमें प्राकृतिक संसाधन मिले हुए हैं, वो सब पर्यावरण में आते हैं। सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियां, ये सारी चीजें जो है हमारे पर्यावरण में आते हैं जी। जो आपने बताया जीव जंतु, वनस्पतियां और जो पृथ्वी, जल, वायु, अगर हम पंच तत्व की बात करें तो शायद ये काफी होगा कि जो पंच तत्व जिससे मानव और प्रकृति बनी है वो सभी पर्यावरण में है। क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल, भारतीय जो दर्शन है उसमें बिल्कुल साफ तौर पर बताया गया है कि जो मानव शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, सब जानते हैं। और यही जो तत्व हैं सारे, ये सारे पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। आकाश है, अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, ये सारे जो महत्वपूर्ण घटक हैं इन्हीं से मिलकर मानव देह बनी हुई है और यही सारी जो चीजें हैं वो पर्यावरण का निर्माण करती हैं जी। तो इसीलिए जो पर्यावरण जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारे जो अस्तित्व है हमारा पर्यावरण से है और पर्यावरण की वजह से ही हम लोग हैं जी। बिल्कुल, जो पंच तत्व की बात हम कर रहे हैं, ये पंच तत्व न सिर्फ मानव जाति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी, उनकी आवश्यकता है, बल्कि प्रकृति का निर्माण भी इन्हीं पंच तत्वों पर आधारित है। और इनमें अगर प्रदूषण होता है, किसी भी तरह का ऐसा कोई उपाय होता है जो वास्तविक स्वरूप को खत्म करता है या उसमें किसी तरह का बदलाव करता है, तो वही पर्यावरण प्रदूषण की बात है। अगर महत्व की बात हम जानना चाहें तो पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए? देखिए, पर्यावरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, हमारे जो भारतीय जो मनीषी हैं उन्होंने भी हमें बताया है कि प्रकृति जो है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और जो पर्यावरण है वो कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं उसका असर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है और पर्यावरण में जो कुछ होता है उसका असर हम पर पड़ता है। तो इसका महत्व बहुत ही व्यापक है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो पेड़ पौधों पर निर्भर है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम भोजन कहाँ से लेंगे, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें प्राणवायु कहाँ से मिलेगी। तो इस तरह से जो भी संसाधन है, चाहे वो जल हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो और कोई भी चीज हो, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, तो इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन का अस्तित्व इन्हीं सभी चीजों से है जी। जो आवश्यकताएं हमारी पूरी होती हैं जिन वस्तुओं से, वो पर्यावरण का अभिन्न अंग है, हम ये कह सकते हैं। डॉक्टर आशा सिंह, चूंकि पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बड़ी चुनौती है आज के मनुष्य के सामने, और आज वैश्विक क्रांति की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है, विशेष तौर से पर्यावरण संरक्षण को लेकर के। तो प्रदूषण के विषय में थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा, किन किन चीजों को, किन किन बातों को पर्यावरण प्रदूषण में शामिल किया गया है? देखिए, प्रदूषण की जब बात होती है, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, अगर प्रकृति का हम जरूरत से ज्यादा या आवश्यकता से ज्यादा दोहन करते हैं तो उसका नुकसान होता है। वो नुकसान ये है कि हर चीज जो है जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है कि वो हमारे ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो जैसे जल का प्रदूषण है, बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, मृदा का प्रदूषण, तो ये सारे जो प्रदूषण हैं ये हम ही लोगों के द्वारा किए गए हैं, क्योंकि इन सब प्राकृतिक संसाधनों का हमने आवश्यकता से अधिक दोहन किया है, उनका इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें प्रदूषित हो रही हैं।
जल प्रदूषण की हम सबसे पहले बात करते जी। हैं। आजकल आप देखिए कि जल का हम कितनी जो है आवश्यकता से अधिक जो है यूज करते हैं। जितनी भी फैक्ट्रियों का पानी है, हमारे घरों से जो भी पानी इस्तेमाल किया हुआ होता है, वो सब हम क्या करते हैं, नदियों में और तालाबों में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो जल जो है वो प्रदूषित होता है। और उसके अलावा जितने भी जो उसमें जीव जंतु पलते हैं, उन पर भी जो है उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे देखिए हैवी मेटल्स जिनको हम कहते हैं, भारी धातु हैं, डिटर्जेंट हैं, फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी है, वो सब जब इन नालों के माध्यम से नदियों में गिरता है तो उसमें पीने वाले, इस्तेमाल करने वाले जो जानवर हैं या उसमें पलने वाली जो मछलियां हैं, जितने भी हमारे जो है वो जीव जंतु उसमें पलने वाले हैं, वो उनको सबको नुकसान पहुंचाते हैं। जी, अब जल के साथ अगर जो जल में अन्य तत्वों की हम बात करना चाहें तो कुछ ऐसे तत्व भी मानवीय भूल कहेंगे हम इसे, मानवीय भूल की वजह से जल में प्रवाहित हो जाते हैं जो किसी भी तरह से विघटित नहीं हो पाते। हम बात करना चाह रहे हैं पॉलीथीन की। बहुत बड़ी समस्या है जिससे जल का आवागमन अवरुद्ध होता है। इसके अलावा जो जलीय जीव हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या बनते हैं। क्या बताएंगे? हाँ, पॉलीथीन का तो इस समय आप देखिए बहुत ही ज्वलंत समस्या है जिसका समाधान बहुत आवश्यक भी है। पॉलीथीन की वजह से जीव जंतु और मानव सबको इस पर जो है एक नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ रहा है। पॉलीथीन की वजह से कुछ इस तरह के केमिकल होते हैं, आपने देखे होंगे आजकल कि चाय का इस्तेमाल बहुत पॉलीथीन का यूज किया जाता है चाय के लिए, जिसकी वजह से वो एक ऐसा केमिकल प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से वो जो चाय है वो प्रदूषित हो जाती है। या खाने की जितनी भी चीजों का इस्तेमाल पॉलीथीन करते हैं पॉलीथीन में रखने के लिए, वो सारी चीजें प्रदूषित हो जाती हैं। तो पॉलीथीन का जो इस्तेमाल है वो नहीं होना चाहिए। जितने भी जानवर हैं आजकल, हमारे जितने भी जानवर हैं, गाय है, भैंस है, वो कूड़े के साथ जो है, कूड़े में जितनी ज्यादा पॉलीथीन होती है उसको खा लेते हैं, तो इसकी वजह से उनको भी बहुत नुकसान होता है। तो पॉलीथीन की वजह से जितने भी नदी हैं, नाले हैं, उनका बहाव रुक जाता है और वो पानी को रोक लेते हैं, जिससे कि और ज्यादा गंदगी फैलती है। हालांकि समाधान तलाशे जा रहे हैं, लगातार वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। सरकार का भी ये प्रयास है कि किसी भी तरह से प्लास्टिक पर नियंत्रण किया जाए, प्लास्टिक को बंद किया जाए और इसके बदले में ऐसी चीजों का प्रचलन शुरू हो जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो स्वतः ही भूमि में नष्ट हो करके, खत्म हो करके मृदा के स्ट्रक्चर के साथ मिल जाए। क्या बताएंगी? एक ऐसी हम लोगों की एक मानसिक स्थिति है कि ऐसी अवधारणा हमने अपने मन में बना ली है कि जो भी काम करना है वो सरकार को करना है। मेरा ये मानना है कि जो भी काम है, चाहे किसी भी तरह का प्रदूषण हो, चाहे वो जल का प्रदूषण हो, मृदा का प्रदूषण हो, वायु का प्रदूषण हो, उसमें हमें सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। सिर्फ सरकार के भरोसे रह के समस्या का समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। ये है कि उपाय हमें करने होंगे, समाधान ढूंढना होगा, लेकिन हमें सबसे पहले उस पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करना होगा। इसका प्रयास हमें अपने घर से ही शुरू करना होगा। किसी दूसरे से हम ये उम्मीद ना करें। सबसे पहले हम अपनी जिम्मेदारी ये निभाएं कि उस प्लास्टिक को सबसे पहले हम बंद करें यूज करना, या हम उस जल को जो है बाहर इस तरह से प्रभावित ना करें कि वो आगे उन नदी नालाओं में या उन तालाबों में जाकर मिले जहां पर जो जानवर हैं वो पानी पीने आते हैं, या जहां से लोग खाने के लिए मछलियां पकड़ते हैं। तो इन चीजों का ध्यान हमें खुद रखना पड़ेगा। इसकी पहल हमें खुद ही करनी होगी। जी, मृदा प्रदूषण की बात जहां तक है, चूंकि मृदा से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, हमारा आहार हो चाहे फिर हमारे जीवन की और आवश्यकताएं, मृदा में फसलें उगाई जाती हैं। इन फसलों में लगने वाले रसायन भी एक तरह का प्रदूषण है। इसके अलावा भी कई तरह के प्रदूषण हैं जो मृदा में शामिल होकर के इसे विषैला बनाते हैं। क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हमारा प्रत्येक दर्शक किसी न किसी रूप में मृदा से, मिट्टी से, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, हम सब लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। और मृदा प्रदूषण की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो केमिकल्स हैं आजकल, देखिए जितने भी रासायनिक यूज किए जाते हैं वो जो होते हैं नेचुरली पैदावार बढ़ाते हैं। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए पैदावार बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मृदा को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए यह है कि हम जैविक खादों का यूज करें। सरकार भी काम कर रही है इस पर, और काफी लोग अब इस पर काम कर रहे हैं। गोबर की खाद है या और बहुत सारे जो जैविक उत्पाद हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारे जितने भी हमारे जो केमिकल्स हैं या जितने भी हम कह सकते हैं हैवी मेटल्स जिनको हम कहते हैं, कि जो कि पानी के जरिए मृदा में मिलते हैं और उस मृदा को प्रदूषित करते हैं, और वो बहुत टाइम तक जो है उसमें बने रहते हैं, उनका विघटन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो मृदा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मृदा और जल प्रदूषण के बाद जो सबसे बड़ी प्रदूषण की एक परिधि है वो है वायु में। वायु प्रदूषण भी बहुत तेजी से बढ़ा है और इस वायु प्रदूषण के बड़े भयानक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं।
किस किस तरह से वायु में प्रदूषण हो रहा है और इसको नियंत्रित करने के लिए किस पहल की जरूरत महसूस की जाती है? जी, वायु प्रदूषण का तो असर हमने अभी कोविड काल में देखा था। आपने देखा था कि कितनी जो है परेशानी उसमें रही और उसका जो है हल निकालने की कोशिश भी गई। वायु प्रदूषण की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी कूड़ा करकट जो है, आजकल आपने देखा होगा कि कूड़े के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें फिर पॉलीथीन की बात आती है कि वो पॉलीथीन को जला दिया जाता है। उस पॉलीथीन के जलाने से जो धुआं उठता है वो बहुत ही जहरीला होता है। उसमें इस तरह के रसायन जाते हैं जो कि वायु को प्रदूषित करते हैं। बाकी बहुत सारे कारण है। हमारा वाहन सबसे बड़ा कारण वही है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी जो है ऐसी गैसेस निकलती हैं, ऐसे धुआं जो निकलता है जो कि वायु को प्रदूषित करता है। फैक्ट्रियों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि जो कि अपनी जो चिमनियां हैं उनको खुले छोड़ देती हैं। उनकी जो ऊंचाई है, जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उस ऊंचाई पर वो अगर नहीं होती हैं तो नेचुरली उस वायु में वो प्रदूषण होता है। और वो जो वायु प्रदूषण होता है वो कितना नुकसानदायक है, इससे हम सभी परिचित हैं। जी, इस प्रदूषण से मानव जाति को बचाने के लिए डॉक्टर आशा सिंह जी, बहुत जरूरी है पर्यावरण का संरक्षण। संरक्षण के लिए किस तरह की पहल की आवश्यकता महसूस की जा रही है? आपको क्या लगता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कदम उठाने हैं वो किसे उठाने चाहिए और कैसे आगे बढ़ना है? देखिए, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की बात हमने की, अब हम संरक्षण शब्द का अर्थ बताएंगे। संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज की रक्षा करना, यानी कि हमारे पास जो भी चीजें हैं, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमें बिल्कुल मुफ्त में मिले हैं, उनकी रक्षा करना या उनका आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करना ही संरक्षण कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता इसलिए बहुत है क्योंकि हमने जैसे अभी बात की, आपने भी बताया कि हमारा अस्तित्व इन्हीं सब चीजों से मिलकर बना है, जो पंच तत्व हैं। अगर हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा जीवन यापन तो मुश्किल होगा ही, लेकिन आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उन्हें हम क्या देंगे, किस तरह से वो अपना आगे जीवन यापन करेंगे, किस तरह से जीवन को हम सुगम बनाएंगे। तो पर्यावरण संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जी, संरक्षण की जहां तक बात आती है, विशेष तौर से ये कहा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण में कुछ समस्याएं भी आड़े आती हैं। क्योंकि आप वनस्पति विज्ञान की प्रोफेसर हैं, आप वनस्पतियों से बहुत ज्यादा नजदीकी रही है, हम ये मानते हैं, हमारे दर्शक मानते होंगे अवश्य ही। किस तरह की समस्याएं महसूस करते हैं आज के समाज में, आज के दौर में आप जैसे लोग? देखिए, समस्या क्या है सब जानते हैं, उनका समाधान है वो भी हम जानते हैं काफी हद तक, क्योंकि आजकल जो मीडिया है उसकी वजह से लोग इतने जागरूक हैं कि वो जानते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि हम उसका पालन नहीं करते, अनुपालन नहीं करते हैं। सबसे बड़ी चीज है पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारा जीवन पेड़ पौधों पर ही निर्भर है, चाहे वो भोजन की बात हो, चाहे वो कपड़े की बात हो, चाहे वो हमारे सांस लेने की बात हो, तो पौधों पर निर्भर है। तो सबसे ज्यादा जो है ये होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। पेड़ पौधे लगाने से भोजन मिलेगा और बाकी चीजें होंगी, वन्य जीवन जो है वो हमारा संरक्षित होगा, उसके साथ साथ मृदा हमारा संरक्षण होगा, जल का भी संरक्षण होगा। तो ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हैं। पेड़ पौधों की अगर मैं बात करती हूँ, जनसंख्या का बढ़ना तो एक मूल समस्या है ही, उसी वजह से हमारे पेड़ कटते हैं। पेड़ कटने की वजह से हमारे जो जीव जंतु हैं वो बेघर होते हैं, उसी की वजह से फिर हमारी जो मृदा है उसका भी जो है भूस्खलन होते हैं, बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ जरूर खूब सारे हम पेड़ पौधे अगर लगाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप होगा, चाहे वो जल प्रदूषण की बात हो, चाहे मृदा प्रदूषण की बात हो, चाहे वो फिर वायु प्रदूषण की बात हो। पेड़ पौधों का लगाने से और जो लगे हुए पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण करने से इस समस्या का काफी हद तक समाधान होगा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक को समझनी होगी। वो ये खुद समझे कि मेरी जिम्मेदारी है, वो किसी और के भरोसे ना रहे, खुद भी इसको काम को करे और जो आने वाली पीढ़ी है उसको जागरूक करे। और मैं ये मानती हूँ कि इस चीज की शिक्षा स्कूल से ही आरंभ हो जानी चाहिए। जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको क्या महत्व है पर्यावरण का, किस तरह से हम उसको संरक्षित कर सकते हैं, हमारा जीवन किन चीजों पर निर्भर है, हमें किस तरह से उनको उनकी रक्षा करनी है, ये सारी चीजें उनको बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए। और मेरा ये मानना है, मैं अपनी माताओं बहनों से आग्रह करूंगी कि ये जो है जिम्मेदारी वो खुद संभालें, क्योंकि माँ जो होती है
घर जो होता है वो पहली पाठशाला होती है। बच्चे को बचपन से ही ये चीजें सिखाएं कि किस तरह से प्रकृति की और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी है, और वो बच्चा जो है उस चीज को सीखे। बिल्कुल, हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि जो वृक्ष हैं वो एक पुत्र के समान होते हैं और बहुत लंबे समय तक कुछ न कुछ हमें देते रहते हैं। आजकल चूंकि मैडम बात हो रही है ग्रीन टेक्नोलॉजी की, बिल्कुल अत्याधुनिक प्रणाली के बारे में बात की जा रही है और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी आवश्यकता और बहुत बड़ा योगदान बताया जाता है। क्या है ग्रीन टेक्नोलॉजी? हमारे दर्शक भी इस बात को आपके माध्यम से समझ ले, हम चाहते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है बिल्कुल एक ही अत्याधुनिक तकनीक है जिसके बारे में अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। हमारे शोधकर्ता हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं और जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो लगे हुए हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए, इसको ज्यादा विकसित करने के लिए। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे पहली बात मैं करती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की। हम जानते हैं कि जो हमारी वायु प्रदूषित होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को द्रव रूप में परिवर्तित करके उसको जमीन में संरक्षित करने का जो है प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि वातावरण में उसकी मात्रा कम हो और उसको आवश्यकता अनुसार भविष्य में यूज किया जा सके। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को द्रव्य रूप में, एक गैस को द्रव्य में परिवर्तित किया जाएगा और फिर उसे संरक्षित कर दिया जाएगा जमीन के नीचे, और उसके बाद आवश्यकता अनुसार जब उसकी जरूरत पड़ेगी उसको तब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक पेड़ पौधों की बात है तो मैडम, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और हम मानव या जीवधारी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये किस तरह से सब हो पाएगा, क्या लगता है आपको? भविष्य कैसे देखती हैं आप इस नई तकनीक का? जी, ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की बात हम इसीलिए करते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें एक ये शक्ति होती है, वो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं और उसका भोजन बनाने में निर्माण करते हैं। श्वसन के बाद हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्लांट भी छोड़ते हैं, लेकिन हम में वो शक्ति निहित नहीं है। प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और भोजन बनाने में उसका निर्माण करते हैं। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो मानक से ज्यादा है, उसको द्रव रूप में परिवर्तित करके साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि उसको द्रवित रूप में परिवर्तित लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाए और उसको संरक्षित कर दिया जाए और जहां आवश्यकता अनुसार उसको प्रयोग किया जाए। इसके अलावा ग्रीन टेक्नोलॉजी में और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एसी चलता है या हमारे रेफ्रिजरेटर चलते हैं या जो हमारे वाहन चलते हैं, उनका जो है उनसे हीट निकलती है, एक तरह की हीट ऊष्मा निकलती है। उस ऊष्मा को संरक्षित करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदलने के लिए कोशिश की जा रही है। इस तरह से तकनीक विकसित की जा रही है कि इस ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो देखिए आपने अभी जो है जल प्रदूषण की बात की, मैंने बताया बहुत सारी हमारी आबादी ऐसी है जिसे पीने के लिए शुद्ध जल अभी भी नहीं मिलता है। तो समुद्र में जो जल का भंडार है वो बहुत ज्यादा खारा है, उसमें नमक बहुत ज्यादा है। तो साइंटिस्ट जो है इस तरह की तकनीक विकसित करने में लगे हैं कि इस पानी से नमक का जो मात्रा है उसको मिनिमम कर दिया जाए और उस पानी को पीने योग्य बनाया जाए, जिससे कि हमारी जो शुद्ध जल की या पीने के जल की जो समस्या है उसका समाधान ढूंढा जा सके। इस दिशा में काफी काम हो रहा है, अभी विदेशों में ये काम हो रहा है, लेकिन तकनीक काफी महंगी है। भारत जो विकासशील देश है वो अभी इस तकनीक को जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसको अभी नहीं कर पा रहा है। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, वो दिन रात इस मेहनत में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि इस तकनीक पर आगे काम किया जाए और इस जल को पीने योग्य बनाया जाए। जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो या फिर जल के प्रदूषण को दूर करने की बात हो, ये भविष्य के लिए है। वर्तमान समय में आवश्यकता ये है कि हम अपने पर्यावरण को अपने स्तर से जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा कैसे संरक्षित और सुरक्षित कर पाएं। जी बिल्कुल, जैसा अभी मैंने बताया कि ये हर एक प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण संरक्षण की तरफ जो है जागरूक बने और लोगों को भी जागरूक करे। इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि पेड़ लगाने वाली बात थी, क्योंकि वनस्पतियां और पेड़ पौधे जितने लगे हुए हैं उनको संरक्षित करें और आगे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाएं। हम किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो हम उपहार देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उपहार स्वरूप हम कुछ भी दें जो आपको इच्छा है, लेकिन उसके साथ एक जो है पौधा जरूर जो है उपहार स्वरूप अपने मेहमान को दें, जिससे कि वो उसके महत्व को समझे और पर्यावरण का क्या महत्व है हमारे जीवन में उसको भी समझे। जी। इसके अलावा पॉलीथीन का जैसे प्रयोग था, पॉलीथीन का जो प्रयोग है उसको मिनिमाइज कर बिल्कुल कम करें और उसकी जगह हम कपड़े या जूट के थैले का प्रयोग करें।
इसके लिए मैं चार चीजों के बारे में जिक्र करना चाहूंगी, 4R, जी, जिसमें आता है रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज और रिसाइकल। इसमें हम कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, उनका इस्तेमाल हम बंद करें, उसके लिए ना कहें। और जिन चीजों का हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कांच की बोतल है, तांबे की बोतल है या जूट के बैग हैं, उनका हम पुनः प्रयोग करें, रीयूज करें। इसके अलावा जो चीजें नुकसान पहुंचाती हैं उनको हम रिफ्यूज करें। जो चीजें हमारे पर्यावरण को या हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं उनको हम रिफ्यूज करें और लोगों को भी समझाएं कि ये चीजें हमारे पर्यावरण को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है रिसाइकल, यानी कि जो चीजें हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, तो हम उनको जरूर रिसाइकिल करें, जिससे कि पर्यावरण में नए उत्पाद हमें ना बनाने पड़े और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। जी, बढ़ता शहरीकरण भी पर्यावरण प्रदूषण की एक बहुत बड़ी वजह है, जिससे हमारे पेड़ पौधों का जो है वो उनकी संख्या कम होती है और उनकी आवश्यकता जब इमारतें बनती हैं उनमें भी पड़ती है। आज वैश्विक क्रांति की बात कही जा रही है, विशेष तौर से पर्यावरण संरक्षण को लेकर के। तो जो आज का दौर है, आज के जो युवा हैं, उनकी जो सोच में परिवर्तन आया है, कहते हैं आज जो संचार क्रांति का दौर है, ऐसे में बढ़ता शहरीकरण कितना जिम्मेदार है पर्यावरण प्रदूषण के लिए? बिल्कुल, मैं मानती हूँ शहरीकरण इसके लिए जिम्मेदार है। हम खुद, हर एक नागरिक जिम्मेदार है जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक नहीं है। हम घर से शुरुआत करें, पेड़ पौधे लगाने की, उपहार देने की, पॉलीथीन को ना कहने की। और बहुत सारे युवा मेरे संपर्क में रहते हैं और ये उन युवाओं से मैं ये प्रण लेती हूँ जब वो पहली बार मेरे से मिलते हैं कि वो अपने जीवन में कम से कम 2 ऐसे पौधे लगाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देंगे और ज्यादा से ज्यादा छांव देंगे, यानी कि जिनकी जो जीवन चक्र है वो कम से कम 60 या 70 साल पुराना हो। ये समझाया जाना चाहिए युवाओं को कि जिन पेड़ पौधों का वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो भोजन के लिए या सांस लेने के लिए, क्या वो पेड़ पौधे उन्होंने लगाए थे? नहीं, वो पेड़ पौधे हमारे पहले वाली पीढ़ी ने लगाए थे। तो ये युवा वर्ग को समझाने की जरूरत है, हमारे बच्चों को समझाने की जरूरत है कि जिस तरह से आप आज जिन पेड़ पौधों का इस्तेमाल कर रहे हैं या जिन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी वो इस्तेमाल करें। इसलिए वो खुद जागरूक हों और उसको संरक्षित करें, जिससे आगे आने वाली जो पीढ़ी का कर्जा आज हमारे ऊपर है, जिसके कर्जदार हम आज हैं, उसका कर्जा हम उतार सकें और आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित और जो स्वस्थ एक वातावरण और पर्यावरण दे सकें और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रख सकें। डॉक्टर आशा सिंह, जहां तक पेड़ लगाने की बात है तो कई मंजिला इमारतें बनती हैं, लोग अपने टेरेस में 2-4 गमले रख करके और पेड़ लगा लेते हैं और अब ये मानते हैं कि अपना काम हमने कर दिया, हमारी जो बाध्यता थी, जिम्मेदारी थी, उसे हम पूरा कर चुके हैं। क्या वाकई में टेरेस में पौधे लगा लेना, गमलों में पौधे लगा के घर के आसपास रख लेना, ये काफी है या फिर कुछ और बढ़ चढ़ कर करने की जरूरत महसूस कर रही हैं आप भी? आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें मुझे लगता है कि इतने कम पौधे लगाना ना काफी है, जिस हिसाब से हमारा वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन छोटा सा भी एक जो प्रयास है वो महत्वपूर्ण होता है। गमलों में पौधे लगाना, अपने जितना स्थान है, जितना भी स्थान जिसके पास उपलब्ध है उसमें अगर वो पौधे लगा रहा है तो मैं इसको एक सकारात्मक पहल ही कहूंगी कि कुछ ना कुछ योगदान वो जरूर दे रहा है। घर में प्लास्टिक के डिब्बे हैं, खाली टब हैं या इस तरह की जो चीजें हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, अगर उसमें पौधे कोई लगा रहा है तो एक बहुत अच्छी पहल है। पार्कों में आप पौधे लगा सकते हैं और सबसे अच्छा है कि जहां कहीं भी पौधे लगे हुए हैं उनको आप संरक्षित करें, उनको पानी दें। पौधे लगाने से ज्यादा जरूरी है जो लगे हुए पौधे हैं उनको संरक्षण देना, उन्हें संरक्षित करना और उनकी देखभाल करना। वाकई में अगर हम सब ऐसा कर पाते हैं तो पर्यावरण संरक्षण में हम सब की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी ये, और हम अपने पर्यावरण को न सिर्फ अपने स्तर पर बल्कि वैश्विक क्रांति के तौर पर पर्यावरण संरक्षण की बात को अपना पाएंगे। डॉक्टर आशा सिंह, आप हमारे स्टूडियो में आई और वैश्विक क्रांति पर्यावरण संरक्षण के विषय में आपने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे, सुझाव दिए। आपके स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।